नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। शिक्षक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विद्यांजलि 2.0 और शिक्षा क्षेत्र में अन्य प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 3 नए हीट वेव हॉटस्पॉट ने विशाल आबादी के समक्ष तत्काल स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने राजस्व अधिप्राप्ति के लिए सशस्त्र बलों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को स्वीकृति प्रदान की। डिजिटल पब्लिक गुड्स डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का नया तरीका है। भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता के आयोजन पर सहमति व्यक्त की। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों के बारे में विस्तार से। शिक्षक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विद्यांजलि 2.0 और शिक्षा क्षेत्र में अन्य कई पहलों का शुभारंभ किया है। शिक्षक पर्व शिक्षकों के योगदान के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जा रहा है। शिक्षक पर्व 2021 का विषय है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व के अवसर पर एक शैक्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। शिक्षक पर्व के तहत प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया, जिसमें शामिल है विद्यांजलि 2.0 पोर्टल। ये पोर्टल विद्यालयों के विकास और सुधार के उद्देश्य से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि और स्वयं सेवा के माध्यम से प्राप्त योगदान एवं दान आदि की सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की विद्यालयी गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा यानी SQAAF ये सीबीएसई से जुड़े विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, आकलन, बुनियादी ढांचे, समावेशी प्रथाओं और अभिशासन प्रक्रिया जैसे आयामों में सामान्य मानकों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए शैक्षिक उपकरण भी दिए हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और पाठ या टेक्स्ट आधारित सांकेतिक भाषा वीडियो ज्ञान के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप। इसके अलावा बोलने वाली किताबें, टॉकिंग बुक्स नेत्रहीनों के लिए, ऑडियो किताबें आदि। इससे पहले भी कई पहलें आरंभ की गई थी, जैसे समझ के साथ पढ़ने और संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत। इसके अलावा स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा 2.0 शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। साथ ही संपूर्ण देश को एक डिजिटल और तकनीकी ढांचा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला एवं राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NDEAR 2021 छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और शैक्षिक समुदायों को लाभान्वित करने वाले विविध प्रासंगिक, संदर्भित एवं अभिनव समाधान बनाने और उन्हें वितरित करने के लिए डिजिटल शिक्षा तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है। यूपीआई इंटरफेस ने जिस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र को क्रांतिकारी बनाने का कार्य किया है, उसी तरह से NDEAR भी सभी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बीच सुपर कनेक्ट के रूप में कार्य करेगा। अगली खबर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 3 नए हीट वेव हॉटस्पॉट ने विशाल आबादी के समक्ष तत्काल स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर दिया है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत में हीट वेव और गंभीर श्रेणी के हीट वेव के संयोजन के साथ मृत्यु दर के संबंध को रेखांकित किया है। इसके अनुसार हीट वेव एक घातक स्वास्थ्य संकट है। इसके कारण हाल के दशकों में विश्व भर में व्यापक जनहानि हुई है। भारत में भी पिछली आधी शताब्दी में इन मौसमी घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता और इनके प्रभाव की अवधि में वृद्धि हुई है। हीट वेव की स्थानिक सामयिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। भारत के पूर्वी भाग में गंगा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र से लेकर उत्तर पश्चिमी और आगे दक्षिण मध्य क्षेत्र की ओर परिवर्तन दर्ज किया गया है। हीट वेव या ऊष्मीय तरंगे। हीट वेव की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी एक स्थान पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या मैदानी भागों में उससे अधिक तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाता है। हीट वेव का स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हीट वेव को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई रणनीतियां अपनाई हैं, जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा विभिन्न एजेंसियों या विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
रक्षा मंत्रालय ने राजस्व अधिप्राप्ति के लिए सशस्त्र बलों को वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन को स्वीकृति प्रदान की। रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज DFPDS 2021 सशस्त्र बलों को राजस्व अधिप्राप्ति शक्तियों के मामले में संवर्धित अधिकार प्रदान करता है। राजस्व खरीद अधिप्राप्ति में नवीकरणों और प्रतिस्थापनों सहित सेवा में पहले से स्वीकृत संपत्तियों की खरीद भी शामिल है। DFPDS 2021 का उद्देश्य क्षेत्रीय टुकड़ियों को सशक्त बनाना, परिचालन संबंधी तैयारियों पर विशेष ध्यान देना और व्यावसायिक गतिविधियों में सुगमता और सेवाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देना है। DFPDS 2021 का काफी महत्व है। ये तत्काल परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और आवश्यक निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए त्वरित तरीके से उपकरण या युद्धक भंडार खरीदने के लिए फील्ड कमांडरों और उससे निचले स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाता है। ये देश के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगा। ये प्रक्रियात्मक अवरोधों का निवारण करने के लिए अधिक विकेंद्रीकरण और परिचालन संबंधी दक्षता सुनिश्चित करेगा। ये सभी स्तरों पर तुरंत निर्णय लेने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग में सहायता प्रदान करेगा। हथियारों की खरीद में सरकार द्वारा की गई अन्य पहलें। इसके लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 लाई गई। ये प्रदर्शन क्षमताओं एवं गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों और प्लेटफॉर्म्स का समय पर अधिग्रहण सुनिश्चित करता है। ये अधिग्रहण आवंटित बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने सहित अन्य जानकारी प्रदान की जाती है। अगली खबर पेपर 3 के कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। डिजिटल पब्लिक गुड्स डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का नया तरीका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा डिजिटल पब्लिक गुड्स को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन डेटा, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, ओपन स्टैंडर्ड और ओपन कंटेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। आपको बता दें कि ये सभी गोपनीयता संबंधी नियमों का पालन करते हैं और इनका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये गैर अपवर्जित और गैर प्रतिद्वंदी प्रकृति के होते हैं क्योंकि अधिक लोगों द्वारा उनका उपभोग करने के बाद भी इनकी आपूर्ति में कमी नहीं होती है। डिजिटल पब्लिक गुड्स के उदाहरणों में एक जिला स्वास्थ्य सूचना सॉफ्टवेयर 2 यानी DHIS2 शामिल है। ये स्वतंत्र तथा मुक्त स्रोत स्वास्थ्य प्रबंधन डेटा प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग विभिन्न संगठनों सहित कुल 54 देशों द्वारा किया जाता है। ये डिजिटल बाजारों के प्रत्यक्ष विनियमन के विकल्प या संपूरक हैं। ये बाजार संकेंद्रण से ग्रस्त हैं और लोक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत में कई प्रयास किए गए हैं, जैसे सार्वभौमिक सेवा दायित्व। ये क्रॉस सब्सिडी का एक रूप है। इसके माध्यम से राज्य ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण और लाभहीन क्षेत्रों की भी दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच स्थापित हो। दूसरा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पहल ONDC। इसका उद्देश्य विभिन्न ई-कॉमर्स प्रणालियों को एकल समाधान तंत्र में एकीकृत करना है। डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर DEPA। इसका उद्देश्य सहमति प्रबंधक यानी कंसेंट मैनेजर नामक मध्यस्थ के माध्यम से डेटा नियंत्रकों और डेटा उपयोगकर्ताओं के बीच निर्बाध डेटा स्थानांतरण की अनुमति प्रदान करके डेटा की अनावश्यक गोपनीयता को निष्क्रिय करना है। आइए अब आपको बताते हैं इसके कार्यान्वयन में विद्यमान चुनौतियों के बारे में। साइबर सुरक्षा, इसके अलावा प्रौद्योगिकी परिष्करण के मुद्दे, लागत संबंधी चुनौती, कौशल की कमी, नवाचार के लिए निजी अभिकर्ताओं के इष्टतम प्रोत्साहन का अभाव और साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे मौजूद हैं। ये GS पेपर 2 का द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार से संबंधित टॉपिक है। भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता के आयोजन पर सहमति व्यक्त की। भारत के लिए ये द्विपक्षीय अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता का तीसरा संस्करण है। इससे पहले भारत ने 2 देशों जापान के साथ 2019 में और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2015 में भी ऐसी वार्ता का आयोजन किया है। फ्रांस के लिए भारत पहला एशियाई देश होगा जिसके साथ वो इस तरह की वार्ता आयोजित करेगा। अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच स्थापित सहयोग दोनों देशों के एक दूसरे के प्रति गहन विश्वास की ओर संकेत देता है। स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग यानी SSD के माध्यम से दोनों देश उभरते हुए अंतरिक्ष परिवेश और बाह्य अंतरिक्ष तक सुरक्षित,
कुशल, सतत और निरंतर पहुंच के समक्ष संभावित खतरों की एक साझी बहुपक्षीय समझ विकसित करेंगे। स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग का काफी महत्व है क्योंकि ये भारत के अंतरिक्ष संबंधी अभिविन्यास में परिवर्तन का संकेत देता है। ये भारत की विभिन्न देशों के साथ असैन्य अंतरिक्ष सहयोग संलग्नता अंतरिक्ष सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित हुई है। दूसरा ये कि ये अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन द्वारा काउंटर स्पेस क्षमताओं का शीघ्रता से विकास करना फ्रांस, जापान और अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग वैश्विक नेविगेशन, उपग्रह प्रणालियों, अंतरिक्ष संबंधी स्थितिजन्य जागरूकता, अंतरिक्ष सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष परिवेश की संधारणीयता और बाह्य अंतरिक्ष में टकराव से बचाव को संबोधित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ इस तरह की वार्ता से भारत को वैश्विक अभिशासन में एक प्रमुख नेतृत्व की भूमिका प्राप्त होगी। आइए अब बात करते हैं भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग के बारे में। फ्रांस वर्ष 2022 तक भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चिकित्सा सहायता और उनके प्रशिक्षण में भारत की सहायता कर रहा है। इसके अलावा अंतरिक्ष जलवायु वेधशाला जलवायु परिवर्तन का सामना करने में उनके सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही तृष्णा यानी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, ये जल चक्र की निगरानी के माध्यम से इसका उपयोग करने के उचित विकल्प खोजने में सहायता करेगा। इसके अलावा मेगा ट्रॉपिक्स, ये उष्णकटिबंधीय वातावरण और मॉनसून, चक्रवात आदि जैसे पक्षों से संबंधित जलवायु का अध्ययन करता है। एर्गोस और एल्टिका से संबद्ध उपग्रह, इसे सरल भी कहा जाता है, इसे तुंगता मिति मापक यानी एल्टीमेट्री का उपयोग करके अंतरिक्ष से समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2013 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कृषि अवसंरचना कोष। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राज्यों से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने के लिए आग्रह किया है ताकि गोदाम और शीत भंडारण की सुविधा से विहीन लघु एवं सीमांत किसानों को सहायता प्रदान की जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत केंद्रीय क्षेत्र की वित्त पोषण सुविधा संबंधी योजना के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करना है। ये वर्ष 2020-21 से वर्ष 2029-30 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। प्राथमिक कृषि साख समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों आदि को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। T+1 निपटान चक्र यानी ट्रेड प्लस 1 डे सेटलमेंट साइकिल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजारों के लिए एक वैकल्पिक T+1 निपटान चक्र प्रस्तुत किया है। T+1 से मतलब है कि वास्तविक लेन देन होने के एक दिन के भीतर ही निपटान को स्वीकृति प्रदान करनी होगी। ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इसके द्वारा बाजार की तरलता और ट्रेडिंग टर्नओवर में बढ़ोतरी होने और निपटान जोखिम तथा ब्रोकर डिफॉल्ट्स या चूक के कम होने से घरेलू निवेशकों को लाभ पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। T+2 निपटान चक्र पर वापस जाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को बाजार को 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। कोयला आधारित हाइड्रोजन। कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। प्राकृतिक गैस द्वारा हाइड्रोजन निर्माण और विद्युत अपघटन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा हाइड्रोजन निर्माण के अलावा कोयला हाइड्रोजन निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जो कि ब्राउन हाइड्रोजन का निर्माण करता है। कोयले को अन्यत्र प्रोत्साहित नहीं किया गया क्योंकि कोयले के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन होने की संभावना बनी रहती है। अगली खबर है जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पहल के बारे में। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड विदेश मंत्रालय के सहयोग से विश्व के कई देशों में संचालित 75 भारतीय दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर्स स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है। आपको बता दें कि इन कॉर्नर्स को आने वाले 90 दिनों में स्थापित किया जाएगा। इन कॉर्नर्स को प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अलावा भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त जनजातीय कला एवं शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के साथ साथ जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने और जनजातीय कारीगरों के सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में उन्हें एक ब्रांड में परिवर्तित करने के लिए कई मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।
वतन प्रेम योजना। इस योजना को गुजरात सरकार द्वारा भारत से बाहर अधिवासित गुजरात के लोगों को उनके पैतृक गाँव में विकास कार्यों के लिए दान करने में सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। ऐसे एनआरआईज ग्राम स्तरीय परियोजना की लागत का 60% योगदान कर सकते हैं, जबकि शेष 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में ग्रामीण स्तर की परियोजनाएं जैसे स्कूल में स्मार्ट कक्षाएं, सामुदायिक हॉल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल होंगी। इस योजना का लक्ष्य दिसंबर 2022 तक 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं तैयार करना है। ओडिशा का विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम। 100 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से ओडिशा सरकार द्वारा एक आइकॉनिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र से विद्यालयों में लगभग 1000 छात्रों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 500 बच्चों को और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 500 छात्रों को शामिल किया जाएगा। ये अखिल भारतीय परीक्षाओं में छात्रों को सफलता दिलाने में मदद करेगा। विद्यालयों को भाषा प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लास, गणित और उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन केंद्रों से युक्त किया जाएगा। अंग्रेजी में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर स्थापित ओडिशा आदर्श विद्यालयों में परिवर्तन करके नयापन लाया जाएगा। ऑसिन डेक्स, ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच आयोजित किए जाने वाला एक द्विवार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास है। इस वर्ष इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। जयदेव। संस्कृति मंत्रालय ने गीत गोविंद पर एक प्रदर्शनी के शुभारंभ के साथ गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया। जयदेव 12वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। इस सदी के दौरान उन्होंने एक संस्कृत कविता गीत गोविंद की रचना भी की थी। हालांकि वे ओडिशा के पुरी धाम के भगवान श्री कृष्ण या भगवान जगन्नाथ के ही परम भक्त थे। गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण और राधा की मार्मिक प्रेम कथा पर आधारित एक रचना है। इसे हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में संदर्भित किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए तथा बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।